तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे स्पाइनल प्लेक्ससेस के बारे में। स्पाइनल प्लेक्ससेस का मतलब क्या होता है और कितने स्पाइनल प्लेक्ससेस पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हमने आखिरी क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। जैसा कि हम पढ़ चुके थे, 5 प्रकार के स्पाइनल प्लेक्सस पाए जाते हैं। प्लेक्सस का तात्पर्य है कि ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व जब गुच्छा बनाते हैं मिलके, किसी नर्व किन्हीं एक से अधिक नर्व के आपस में मिलकर गुच्छा बनाने से जो ग्रुप बनता है उसी को हमने प्लेक्सस का नाम दिया था। हमारे शरीर में टोटल 5 प्रकार के प्लेक्सस का निर्माण होता है और साथ ही साथ हमने ये भी तथ्य पढ़ा था कि थोरेसिक नर्व जो होती हैं वह कभी भी आपस में मिलकर किसी प्लेक्सस का निर्माण नहीं करती हैं। यह सेपरेट ही नर्व अलग अलग जाती हैं, वो आपस में गुच्छा नहीं बनाती हैं। बाकी सभी नर्व जो हैं वो आपस में मिलकर गुच्छे का निर्माण करती हैं। अब इन 5 प्लेक्ससेस के अंदर से हम सभी पांचों के बारे में एक एक करके डिटेल्ड जानकारी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस के बारे में। अब हम प्रत्येक प्लेक्सस के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे वो समझें। हम प्रत्येक प्लेक्सस के बारे में 4-5 जानकारियां पढ़ेंगे कि यह प्लेक्सस कौन कौन सी नर्व के मिलने से बनता है, कहाँ बनता है, इससे कौन सी नर्व ओरिजिनेट होती है, इन सभी तथ्यों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये मान लेते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के शुरुआती पार्ट से ये 4 नर्व जो निकलती हैं, इन 4 नर्व के मिलने से हमारे सर्वाइकल प्लेक्सस का निर्माण होता है। मीन्स सर्वाइकल प्लेक्सस उस गुच्छे का नाम है जिसके अंतर्गत 4 नर्व आपस में मिलती हैं। और वो 4 नर्व कौन कौन सी हैं? C1 से लेकर C4 तक। जब ये चारों नर्व आपस में मिलकर गुच्छे का निर्माण करती हैं तो उसे हम सर्वाइकल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। तो हमें सर्वाइकल प्लेक्सस के बारे में पहली महत्वपूर्ण जानकारी तो ये पता रखनी है कि ये गुच्छा जो है वो कितनी नर्व के मिलने से बना है। तो 4 नर्व के मिलने से बना है। वो 4 नर्व कौन कौन सी हैं? तो वह C1 से लेकर C4 तक की 4 नर्व होती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये पता रखना है कि ये प्लेक्सस जो होता है वो बनता कहां पर है। अब ध्यान दें, सिंपल सा पॉइंट है कि क्या ऐसे प्लेक्सस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही बनते हैं? क्या ये बीचों बीच स्पाइनल कॉर्ड जहां से गुजर रही है क्या वहीं पर प्लेक्सस बनते हैं? तो आपका जवाब क्लियर होना चाहिए कि ये प्लेक्सस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो नहीं बनते होंगे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से जब नर्व निकली थी तो वो तो सेपरेट सेपरेट दूर की तरफ जा रही थी। यहां स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो कोई गुच्छा नहीं बना था। इसका मतलब इन प्लेक्ससेस की लोकेशन की बात करें तो वो स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा दूर ही रहने वाली है। कुछ दूरी पर जाकर ही इस प्रकार के गुच्छों का निर्माण होता है। तो यहां हमारा इस सर्वाइकल प्लेक्सस जो होता है यह नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। मीन्स अगर ये यहां तक ब्रेन है, अगर यहां स्पाइनल कॉर्ड है तो शुरुआती जो C1 से लेकर C4 नर्व है वो यहां से निकलती हैं और कुछ दूरी पर आकर यहां गर्दन वाले पार्ट में यहां इस सर्वाइकल प्लेक्सस का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन चारों नर्व के मिलने से ये प्लेक्सस तो बन गया, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि प्लेक्सस बनने के बाद क्या होता है। तो प्लेक्सस बनने के बाद अब इस प्लेक्सस से किसी पार्टिकुलर नर्व का ओरिजिनेशन होता है। मीन्स कोई पार्टिकुलर नर्व आगे की तरफ निकलती है। तो यहां सर्वाइकल प्लेक्सस जो बनता है उससे निकलने वाली नर्व का नाम होता है दैट इज द फ्रेनिक नर्व। नाम सुना होगा सभी ने। तो यहां सर्वाइकल प्लेक्सस जो चारों का ये झुंड बना हुआ था, इससे जो नर्व निकली है उस नर्व का नाम है फ्रेनिक नर्व। और इस नर्व की सप्लाइंग एरिया की बात करें तो यह फ्रेनिक नर्व जो होती है यह मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन को सप्लाई करती है। मीन्स यह डायफ्राम को नर्व सप्लाई देने का काम करती है। अब डायफ्राम अगर मसल को सप्लाई मिलेगी, इसका तात्पर्य है कि यह किसके अंदर सहायक है? तो यह रेस्पिरेशन के अंदर सहायक होगा। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि हमें श्वास लेने के लिए डायफ्राम मसल का मूवमेंट करना जरूरी है और डायफ्राम मसल तभी मूवमेंट कर पाएगी जब उसे फ्रेनिक नर्व की सप्लाई मिल पाएगी। तो फिर फ्रेनिक नर्व कहां से आई? तो फ्रेनिक नर्व जो है वो इस प्लेक्सस से निकली है। तो फिर सर्वाइकल प्लेक्सस किसका बना है? तो सर्वाइकल प्लेक्सस इन 4 स्पाइनल नर्व के जुड़ने से, इन चारों के गुच्छा बनाने से सर्वाइकल प्लेक्सस का निर्माण हुआ था।
तो ध्यान दें, अब सर्वाइकल प्लेक्सस के बारे में आखिरी तथ्य कि अगर किसी कारणवश मान लिया जाए आप रूटीन जीवन में कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया है या कहीं ऊंचाई से कोई व्यक्ति गिर गया है और उसे गर्दन वाले हिस्से में चोट लग गई है, मान लेते हैं कि यहाँ गर्दन वाले हिस्से में चोट लग गई और ये स्पाइनल कॉर्ड जो था उसमें डैमेज हो गया और ये 4 नर्व जो थी वो सभी की सभी नर्व टूट चुकी हैं या फिर डैमेज हो चुकी हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में क्या परेशानी दिखाई देगी या क्या लक्षण दिखाई देंगे, इस बारे में हम बात करें तो यहाँ जवाब होगा कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस देखने को मिलेगा। अब रेस्पिरेटरी पैरालिसिस का मतलब समझें, फिर वो क्यों होता है उस बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस का मतलब होता है कि व्यक्ति का रेस्पिरेशन वाली मसल्स जो हैं उनका मूवमेंट नहीं हो पाना, व्यक्ति का श्वास ले पाने में असमर्थ हो जाना, उसे हम रेस्पिरेटरी पैरालिसिस बोलते हैं। यहां पर चोट लग जाने से, इन नर्व के टूट जाने से हमारा रेस्पिरेशन बंद इसलिए हो गया क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर यहां डैमेज हो गया तो क्या सर्वाइकल प्लेक्सस सुरक्षित रहेगा? क्या उस तक नर्व पहुंच पाएंगी? नहीं पहुंच पाएंगी। अगर उस तक नर्व जा ही नहीं रही हैं तो क्या ये फ्रेनिक नर्व अपना काम कर पाएगी? वो फ्रेनिक नर्व भी अपना काम नहीं कर पाएगी, जिससे डायफ्राम की नर्व सप्लाई बाधित हो जाएगी और अगर डायफ्राम को नर्व सप्लाई नहीं मिलेगी तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहां हमने सर्वाइकल प्लेक्सस के संबंधित हमने 5-6 महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े, उनके बारे में आपको जानकारी याद रखनी है। पहली जानकारी, कितनी नर्व? तो 4 नर्व। कौन कौन सी? तो C1 से लेकर C4 तक। ये ग्रुप कहां बनता है? तो गर्दन में बनता है। उससे निकलती कौन सी नर्व है? तो फ्रेनिक नर्व है। फ्रेनिक नर्व किसे सप्लाई देती है? तो डायफ्राम को देती है। डायफ्राम क्या करता है? तो डायफ्राम रेस्पिरेशन में सहायक होता है और अगर ये नर्व टूट जाए तो क्या होगा? अगर ये नर्व टूट जाए तो हमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस देखने को मिलने वाला है। क्लियर? तो ये था हमारे पहले प्रकार के प्लेक्सस के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे प्लेक्सस का जिक्र करेंगे। हमारे दूसरे प्लेक्सस का नाम होता है दैट इज द ब्रेकियल प्लेक्सस। अब ब्रेकियल प्लेक्सस के संदर्भ में भी हम वही 5-6 जानकारियां डिस्कस करने वाले हैं जैसी जैसी जानकारी हमने सर्वाइकल प्लेक्सस के बारे में डिस्कस करी थी। सबसे पहली जानकारी तो यह है कि यह प्लेक्सस जो है, यह ब्रेकियल प्लेक्सस नाम का गुच्छा कितनी नर्व के मिलने से बना है? तो आंसर होना चाहिए यह 5 नर्व के मिलने से बनने वाला गुच्छा होता है। अब ये 5 नर्व कौन कौन सी हैं? तो ये 5 नर्व होती हैं C5 से लेकर T1 तक की। C5 से T1 मतलब कौन कौन सी? एक C5, C6, C7, C8 और T1। इन 5 नर्व के मिलने से हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस का निर्माण होता है। अब हम अगले पॉइंट पर जाएं, उससे पहले एक सोचने वाली बात है कि हमने जब स्पाइनल प्लेक्सस पढ़े तो एक विशेष अपवाद ये लिखा था, ये तथ्य लिखा था कि कभी भी थोरेसिक नर्व अपने आप में प्लेक्सस का निर्माण नहीं करती है, कि थोरेसिक नर्व ऐसा कभी गुच्छा नहीं बनाती है, जबकि हमने यहां ब्रेकियल प्लेक्सस के अंतर्गत लिखा है कि C5 से लेकर T1 नर्व तक का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसा क्यों? इस बारे में बात क्लियर करें कि हमारे थोरेसिक नर्व के प्लेक्सस नहीं बनाता है, ये कहने का तात्पर्य ये था कि अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है और अगर इससे अलग अलग यह 12 थोरेसिक नर्व निकली हुई हैं तो ये 12 थोरेसिक नर्व कभी भी 2, 4, 6, 8 नर्व आपस में थोरेसिक नर्व मिलकर प्लेक्सस का निर्माण नहीं करती है। ऐसा जरूर हो सकता है कि इसमें से एकाधी थोरेसिक नर्व जो है वो किसी अन्य नर्व के साथ में मिलकर गुच्छा बनाए, लेकिन कभी भी थोरेसिक नर्व, जनरली थोरेसिक हैं कितनी? सभी को याद होगा, सर्वाइकल 8 हैं तो थोरेसिक कितनी है? 12 हैं। तो ये 12 थोरेसिक नर्व जो होती हैं वो आपस में मिलकर कभी किसी ग्रुप का निर्माण नहीं करती हैं। इसलिए हमने अपवाद के तौर पर लिखा था कि थोरेसिक नर्व आपस में मिलकर किसी ग्रुप का निर्माण नहीं करती हैं। लेकिन इतना जरूर पता रखें कि उन थोरेसिक में से
एक जो T1 वाली नर्व है यह सर्वाइकल वालों के साथ में मिलकर जरूर ग्रुप का निर्माण करती है और उस ग्रुप को हम ब्रेकियल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। तीसरी जानकारी यह है कि ये ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है इसका निर्माण होता कहां पर है, तो इस ब्रेकियल प्लेक्सस का निर्माण जो होता है वह एक्सिलरी रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। एक्सिलरी मीन्स हमारे यहाँ एक्सिला वाले पार्ट में। अब एक्सिलरी में कैसे हुआ वो समझें। हम यहाँ गर्दन से लेकर कमर तक हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उस बारे में हम जानते हैं। अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो यहाँ C1, C2, C3, C4 होंगे। तो अब जब C5 से लेकर T1 तक की बात आएगी तो वो नर्व थोड़ी नीचे की तरफ होंगी और वो नर्व यहाँ आगे बढ़ते हुए यहाँ एक्सिलरी एरिया में जाकर यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सस का निर्माण करने वाले हैं। C1, C3, C4 यहां से निकलकर यहीं जाकर प्लेक्सस बनाया था। यहां उससे नीचे C5 से लेकर T1 वाली नर्व यहां जाकर प्लेक्सस का निर्माण करती हैं। तो इस ब्रेकियल प्लेक्सस का लोकेशन हमने लिखा कि यह एक्सिलरी रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब बात करेंगे कि इस प्लेक्सस से कौन कौन सी नर्व ओरिजिनेट होती हैं। तो जब यह 5 नर्व के मिलने से जो प्लेक्सस बनता है, मीन्स अगर ये 5 नर्व हैं C5 से लेकर T1 तक की, इन पांचों नर्व के मिलने से अगर प्लेक्सस का निर्माण हुआ है जिसे हमने ब्रेकियल प्लेक्सस कहा है, इस ब्रेकियल प्लेक्सस के बनने के बाद इससे जो आगे नर्व निकलती हैं वो कोई एक पर्टिकुलर नर्व नहीं होती है, इससे आगे 4 अलग अलग नर्व का ओरिजिनेशन होने वाला है। मीन्स इससे 4 नर्व निकलती हैं और यहां पर अब इससे निकलने वाली 4 ओरिजिनेट होने वाली नर्व के नाम हम पढ़ते हैं। इसे याद रखने के हिसाब से एक नेमोनिक के आधार पर लिख सकते हैं और नेमोनिक होता है RAMU मीन्स रामू। अब रामू का मतलब समझें। R का मतलब होता है रेडियल नर्व, R का मतलब हो गया रेडियल नर्व। A का मतलब होता है एक्सिलरी नर्व, M का मतलब मीडियन नर्व और U का मतलब अल्नर नर्व। तो यहां यह 4 नर्व होती हैं जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती हैं। पहली रेडियल नर्व, दूसरी एक्सिलरी नर्व, तीसरी मीडियन नर्व और चौथी अल्नर नर्व। यहां नेमोनिक याद रखें। ये चारों नर्व जो होती हैं यह हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती हैं। अब इस प्लेक्सस के संदर्भ में 5वीं जानकारी हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये चारों नर्व हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती हैं तो ये चारों नर्व मिलकर किस हिस्से को नर्व सप्लाई देती हैं या कहां नर्व सप्लाई प्रोवाइड करवाती हैं। तो एक्सिलरी एरिया में तो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस बना था, उससे 4 नर्व निकली हैं और ये चारों नर्व जो हैं यह मिलकर हमारे अपर एक्सट्रीमिटी को नर्व सप्लाई देने का काम करने वाली हैं। अपर एक्सट्रीमिटी मीन्स हमारे पूरे हाथ को शोल्डर से लगाकर फिंगर टिप तक ये पूरा जो अपर एक्सट्रीमिटी है इसे सप्लाई देने का काम यह चारों नर्व मिलकर करने वाली है। मीन्स एक्सिलरी का भी अपना पार्ट होगा, कहीं पर मीडियन सप्लाई करेगी, कहीं अल्नर, कहीं रेडियल। चारों मिलकर, चारों के मिलने से यहां पूरे अपर एक्सट्रीमिटी, इस पूरे हाथ को नर्व सप्लाई प्राप्त होने वाली है। अब बात करेंगे कि अपर एक्सट्रीमिटी को सप्लाई जो है वो इस ब्रेकियल प्लेक्सस से मिलती है। अब ध्यान दें, अपर एक्सट्रीमिटी मतलब कौन सी, राइट हाथ को कि लेफ्ट हाथ को? क्या दोनों के लिए एक ही प्लेक्सस काम करेगा? तो यहां ये दिमाग में जरूर रखें कि प्लेक्सस अगर लेफ्ट साइड में बन रहा है तो क्या ऐसी ही 5 नर्व राइट साइड में भी होंगी या नहीं होंगी? हम जब से स्पाइनल नर्व पढ़ते आए हैं हमेशा हमने पेयर्स की बात कही है, जोड़े की बात कही है। मीन्स अगर सर्वाइकल लेफ्ट में निकलती है तो वैसी की वैसी राइट भी निकलती हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सस अगर यहां से हमारे एक कंधे की तरफ बनता है, एक एक्सिलरी पार्ट में बनता है, तो वो दूसरी तरफ इस वाले एक्सिलरी रीजन में भी बनता होगा। मीन्स यहां पर भी ब्रेकियल प्लेक्सस है, यहां पर भी ब्रेकियल प्लेक्सस है। इससे भी रेडियल नर्व निकलकर इस हाथ को सप्लाई करती है, तो इससे भी रेडियल नर्व निकलकर इस हाथ को सप्लाई करती है। तो इतना पता रखें कि हमारे दोनों साइडों के एक्सिलरी एरिया में ब्रेकियल प्लेक्सस होते हैं और दोनों हाथों को इन्हीं ब्रेकियल प्लेक्सस के द्वारा नर्व सप्लाई प्राप्त होती है। अब बात करते हैं छठे और आखिरी पॉइंट के बारे में
कि अगर किसी कारणवश इन ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या नुकसान होगा, क्या लक्षण दिखाई देंगे, उस बारे में हम बात करते हैं। तो यहां छठे पॉइंट के अंदर हम डिस्कशन करते हैं कि अगर ब्रेकियल प्लेक्सस में इंजरी हो जाए तो क्या होगा। अब इंजरी हो जाए तो दो प्रकार की परेशानियां होंगी, एक तो होता है कंप्लीट इंजरी और दूसरा होता है पार्शियल इंजरी। अब कंप्लीट इंजरी और पार्शियल इंजरी का अंतर समझें। कंप्लीट इंजरी और पार्शियल इंजरी का अंतर इतना है कि अगर चोट लगने से यहां पांचों की पांचों नर्व इस प्रकार से कट जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं तो उसे हम कंप्लीट ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी मानेंगे कि पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस को ही नुकसान हो गया है। जो पांच नर्व आपस में मिली थी वो पांचों की पांचों नर्व कट गई हैं, तो ऐसी इंजरी को हम कंप्लीट ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी मानने वाले हैं। वहीं पर अगर मैं कहूं कि इंजरी 5 में ना होकर केवल 2 के अंदर ही इंजरी होती है, मीन्स पांचों के पांचों नर्व इस प्रकार न कटते हुए मान लेते हैं कि जो इंजरी हुई है वो इस 2 के अंदर ही हुई है और बाकी 3 हमारी जो नर्व हैं वो सुरक्षित हैं, तो ऐसी स्थिति में जो इंजरी होती है उसे हम पार्शियल प्रकार की इंजरी बोलने वाले हैं। तो यहां शब्द जरूर है, इनका तात्पर्य बिल्कुल इजी है। अगर 5 की 5 नर्व कट जाएं, पूरी कट जाएं तो कंप्लीट इंजरी, अगर उनमें से कुछ नर्व तो सुरक्षित रहे और कुछ नर्व कट जाती हैं तो उसे हम पार्शियल इंजरी के नाम से जानते हैं। अब हम इस इंजरी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि कंप्लीट इंजरी होने पर क्या लक्षण दिखाई देंगे और पार्शियल इंजरी होने पर क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो यहां समझें, कंप्लीट इंजरी पर क्या होगा ये तो आपको क्लियरली समझ में आ भी रहा होगा और सिंपल सी बात है कि अगर ये 5 की पूरी नर्व कट जाए तो फिर ब्रेकियल प्लेक्सस रहेगा कि पूरा डैमेज है। तो सिंपल आंसर है कि अगर 5 की 5 नर्व पूरी कट जाए तो फिर कंप्लीट इंजरी है, ब्रेकियल प्लेक्सस रहेगा ही नहीं। अगर ब्रेकियल प्लेक्सस रहेगा ही नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये चारों नर्व भी काम नहीं कर पाएंगी और चारों की चारों नर्व अगर काम नहीं कर पाएंगी तो पूरे अपर एक्सट्रीमिटी में पैरालिसिस होगा, पूरा अपर एक्सट्रीमिटी जो है वह काम नहीं कर पाएगा। तो यहां कंप्लीट इंजरी के केस में हमें अपर एक्सट्रीमिटी पैरालिसिस देखने को मिलने वाला है। क्लियर। तो यहां पर हमने कंप्लीट इंजरी का सिम्टम लिख दिया कि अगर पांचों की पांचों नर्व कट जाती हैं तो पूरा उस साइड का हाथ, अगर इस साइड में 5 कटी हैं तो ये हाथ पैरालाइज रहेगा, अगर इस साइड की 5 कटी हैं तो इधर वाला हाथ पैरालाइज्ड रहेगा। तो कंप्लीट इंजरी के केस में वह अपर एक्सट्रीमिटी, उस साइड का हाथ कंप्लीटली पैरालिसिस, बिल्कुल पैरालाइज रहेगा, वह हाथ काम ही नहीं करने वाला है। इस प्रकार की परेशानी दिखाई देगी। अब बात करते हैं पार्शियल इंजरी के बारे में। अब अगर पार्शियल इंजरी होती है, पार्शियल मींस 5 न टूटें, हो सकता है ये 2 ही टूट जाएं, हो सकता है ये 2 टूट जाएं, कोई 3 टूट जाएं, कोई 4 टूट जाएं, लेकिन पांचों की पांचों नहीं टूटे। ऐसी स्थिति में क्या प्रॉब्लम आती है, तो यहां पार्शियल इंजरी हो जाने पर 2 प्रकार की परेशानियां होती हैं, जिसमें से पहली परेशानी होती है एर्ब्स पाल्सी और दूसरी परेशानी होती है दैट इज क्लमकीज पाल्सी। पहली परेशानी तो हो गई एर्ब्स पाल्सी और दूसरी परेशानी होती है क्लमकीज पाल्सी। अब इन दोनों को भी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं एर्ब्स पाल्सी का। पहला पॉइंट हमने लिखा एर्ब्स पाल्सी के बारे में कि इसके अंतर्गत क्या होता है। एर्ब्स पाल्सी तब होता है जब ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर पांचों नर्व को नुकसान न होकर केवल C5 और C6 के अंदर डैमेज होता है। मींस केवल इन दोनों के अंदर ही अगर डैमेज हो, C5 और C6 वाली नर्व जो अगर टूट जाती हैं तब होने वाली दिक्कत को हम एर्ब्स पाल्सी के नाम से जानते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि एर्ब्स पाल्सी अगर हो जाए तो उस व्यक्ति के हाथ में या उस एक्सट्रीमिटी के अंदर क्या परिवर्तन या क्या चेंजेस, प्रॉब्लम्स दिखेंगी। तो हम उन प्रॉब्लम्स को जिक्र करते हैं कि उसके अंदर एर्ब्स पाल्सी नाम की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या फीचर दिखाई देंगे। फीचर उसके एक्सट्रीमिटी में दिखाई देंगे, एक्सट्रीमिटी के अंदर कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट दिखेंगे
उनके बारे में हम लिखते हैं। पहला तो होने वाला है एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। एक्सटेंशन ऑफ एल्बो के अलावा दिखाई देगा प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म, और तीसरा दिखाई देगा फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट। यहां अर्ब्स पाल्सी के हो जाने पर हमें अपर एक्सट्रीमिटी में 3 प्रकार के अलग अलग मूवमेंट दिखाई देंगे, जिसमें पहला है एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। यहां तीनों जो मूवमेंट लिखे हैं उन्हें मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं, तो ध्यान से देखें क्या क्या परिवर्तन उसके हाथ में दिखाई देंगे। मान लेते हैं यहां एक साइड में इस हाथ के अंदर C5 और C6 टूट गए। C5 और C6 अगर टूट गए तो उसके हाथ में क्या होगा, उसके हाथ में एल्बो वाले पार्ट पर एक्सटेंशन हो जाएगा। सभी को फ्लेक्शन एक्सटेंशन में अंतर पता होगा। हाथ का इस प्रकार मुड़ जाना, पास में आना, एंगल कम हो जाना उसे हम फ्लेक्शन बोलते हैं, और ऐसा एंगल बढ़ जाना उसे हम एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। तो यहां पहली घटना तो ये हुई कि उसके एल्बो वाले पार्ट के अंदर ऐसे एक्सटेंशन हो गया। क्लियर। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म। अब इसको समझने के लिए पहले तो ये बताइए कि फोर आर्म क्या होता है। तो एल्बो से लेकर रिस्ट तक वाला हिस्सा जो है इसे हमने फोर आर्म का नाम दिया है। अब फोर आर्म के अंदर 2 तरह के मूवमेंट होते हैं। एक तो होता है ऐसा हथेली सामने दिखने वाला, और एक होता है हथेली के पीछे, मीन्स डोर्सल एस्पेक्ट सामने दिखने वाला। तो इस प्रकार हाथ का रखना, इसे हम सुपिनेशन बोलते हैं, और इसको हम प्रोनेशन के नाम से जानते हैं। अंतर समझें, अगर मैं हाथ को ऐसे सामने रखूं तो ये सुपिनेशन है, और ऐसे रखूं तो ये प्रोनेशन है। क्लियर। अब इस मरीज में जिसमें अर्ब्स पाल्सी हुआ है उसमें हाथ कैसा रहेगा, उसमें हाथ प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म रहने वाला है। तो यहां इन दोनों मूवमेंट को मिलाकर देखें। पहला तो था एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, दूसरा हो गया प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म। अब तीसरा मूवमेंट दिखाई दिया है फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट। अब यहां रिस्ट वाले पार्ट पर ऐसा फ्लेक्शन दिखाई देगा। तो अब इस व्यक्ति में हाथ कैसा दिखेगा वो देखें। जब ये व्यक्ति खड़ा रहेगा तो उसमें यह दिखाई देगा कि इस व्यक्ति के अंदर एल्बो जो है वो तो एक्सटेंड है, मीन्स ऐसा सीधा है। हाथ जो है वो ऐसे सुपिनेशन में न रहकर ऐसे प्रोनेशन में है, और साथ ही साथ उसकी रिस्ट जो है वो ऐसे फ्लेक्स्ड है। तो अब इस व्यक्ति में इस प्रकार का हाथ हमें दिखाई देगा, और इसका हाथ लगातार हमेशा इसी पोस्चर में रह जाएगा, और इसी को हम अर्ब्स पाल्सी के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति का हाथ हमेशा इस प्रकार मुड़ा रह जाए तो इसे हम अर्ब्स पाल्सी वाला मरीज मानते हैं। अब इसी बीमारी को ऐसा जब हाथ रह जाता है तब जो अपीयरेंस दिखाई देता है उसके आधार पर इसके नाम रखा गया है। हम अर्ब्स पाल्सी को पुलिसमैन हैंड डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। हमने इसे पुलिसमैन हैंड डिसऑर्डर का नाम दिया है। अब पुलिसमैन हैंड क्यों कहा है ये तो आपको ऐसा अपीयरेंस देखकर ही समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप रास्ते में कहीं बाइक लेकर जा रहे हैं, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, चालान नहीं बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा बहुत घूस देनी पड़ सकती है। तब आप जब पैसे देते हैं तो पुलिस वाला ऐसे सामने से तो पैसे लेता नहीं है, वो ऐसे पीछे हाथ से ऐसे पैसे लेता है। तो इसलिए इस मरीज में भी हाथ ऐसे ही मुड़ा रह जाता है, इसलिए इस बीमारी को भी पुलिसमैन हैंड डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। और इसी बीमारी को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, दैट इज वेटर्स टिप डिसऑर्डर। इसी बीमारी को हम वेटर्स टिप डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। वेटर्स टिप डिसऑर्डर का मतलब है कि वेटर, जो रेस्टोरेंट वगैरह में जो वेटर होता है वह भी अपने हाथ को इस प्रकार करके जो टिप लेता है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अर्ब्स पाल्सी को हमने वेटर्स टिप डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ इसी बीमारी को हम पुलिसमैन हैंड डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। अब एग्जाम में सवाल क्या आएगा वो भी समझ लें। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि पुलिसमैन हैंड डिसऑर्डर के अंदर कौन सी स्पाइनल नर्व डैमेज होती है। तो आपको दिमाग में याद होना चाहिए कि पुलिसमैन हैंड डिसऑर्डर का मतलब किसका जिक्र हो रहा है, अर्ब्स पाल्सी का जिक्र हो रहा है। और अर्ब्स पाल्सी में कौन सी नर्व डैमेज होती हैं, C5 और C6 नर्व डैमेज होने वाली है।
क्लियर। और इसके अंतर्गत ये 3 प्रकार के हाथ में मूवमेंट दिखाई दिए और इन तीनों मूवमेंट की वजह से हाथ इस प्रकार मुड़ा हुआ दिखता है और इसी को हम अब्स पाल्सी या वेटर स्टिफ डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रकार की पाल्सी के बारे में। इस पार्शियल इंजरी में पहला प्रकार तो था अब्स पाल्सी, दूसरा होता है क्लमकीज पाल्सी। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्लमकीज पाल्सी के बारे में कि क्लमकीज पाल्सी क्या होता है। तो यहां क्लमकीज पाल्सी भी एक प्रकार की पार्शियल इंजरी है। पार्शियल इंजरी मतलब यहां पर भी पांचों की पांचों नर्व डैमेज नहीं हुई होंगी, कुछ नर्व डैमेज हुई होंगी। क्लमकीज पाल्सी में डैमेज होने वाली नर्व होती हैं C8 और T1, मतलब इस मरीज में C5, C6, C7 तो सुरक्षित है, लेकिन C8 और T1 अगर डैमेज हो गया है तो उसे हम क्लमकीज पाल्सी के नाम से जानते हैं। अब इस बीमारी में क्या अपीयरेंस होगा, तो एक ही महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है, इस पेशेंट के अंदर हमें क्लॉ हैंड अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है। अब क्लॉ हैंड अपीयरेंस क्या होता है वो समझें, जिसके अंतर्गत उसके हाथ के अंदर, उसके हैंड के अंदर इंटरफैलेंजियल जॉइंट, फैलेंजेस सभी जानते होंगे, इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स में ऐसा फ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का अगर हाथ का अपीयरेंस हो तो उसे हम क्लॉ हैंड अपीयरेंस बोलते हैं। मीन्स आपने सिंगम वाला हाथ तो देखा होगा, तो इस प्रकार जो सिंगम वाले हाथ का अपीयरेंस होता है उसे हम क्लॉ हैंड अपीयरेंस देते हैं, क्लॉ हैंड अपीयरेंस बोलते हैं। और ऐसा क्लमकीज पाल्सी वाले मरीज में जिसमें C8 और T1 नर्व डैमेज हो जाती हैं, उनमें हमेशा के लिए हाथ ऐसा मुड़ा हुआ, ऐसी उंगलियां ऐसी टेढ़ी मुड़ी हुई रह जाती हैं और इसी बीमारी को हम क्लमकीज पाल्सी के नाम से जानते हैं। तो ये जानकारी हो गई कि ये पार्शियल इंजरी के प्रकार हैं। और हमने कंप्लीट इंजरी के अंदर लिखा था कि अगर पांचों की पांचों नर्व कटेंगी तो पूरा हाथ ही काम करना बंद कर देगा, लेकिन अगर उनमें से कुछ नर्व कटेंगी, C5, C6 कटेंगी तो अब्स पाल्सी होगी, और अगर C8 और T1 कटेगी तो ऐसे क्लॉ हैंड अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ अन्य प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। अन्य प्रॉब्लम्स को समझने से पहले एक और एडिशनल जानकारी जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हमने ब्रेकियल प्लेक्सस की 4 नर्व पढ़ी थी, रेडियल, एक्सिलरी, मीडियन और अल्नर। इन 4 नर्व को, इनमें से कुछ नर्व को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, तो ये भी आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये नर्व होती हैं, एक तो होती है मीडियन और एक होती है अल्नर। मीडियन नर्व को एक विशेष नाम से जानते हैं, मीडियन नर्व को लेबरर्स नर्व के नाम से भी जानते हैं। लेबरर्स नर्व का मतलब होता है, लेबर का यहां पर तात्पर्य है मजदूर से। तो मीडियन नर्व को विशेष तौर पर मजदूरों वाली नर्व क्यों कहा गया है, इसे ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि मजदूर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उन्हें कुछ भारी वस्तुओं को उठाना पड़ता है, थैले, बोरी वगैरह जो भी उठाना पड़ता है, उसके लिए उसके 4 आर्म वाला हिस्सा, यहाँ की मसल्स को बहुत मजबूती से काम करना पड़ता है, उन्हें बहुत मजबूती से मूवमेंट करवाना पड़ता है, और उन मसल को मूवमेंट करवाने के लिए मीडियन नर्व जिम्मेदार होती है। इसलिए मीडियन नर्व को मजदूरों वाली नर्व का नाम दिया गया है, उसे हम लेबरर्स नर्व के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, अल्नर नर्व जो होती है उसे हम म्यूजिशियंस नर्व के नाम से जानते हैं। म्यूजिशियंस का मतलब जो आपके पियानो वगैरह बजाते हैं उनको हम म्यूजिशियंस का नाम दिया है। तो म्यूजिशियंस नर्व हमने अल्नर नर्व को कहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि म्यूजिशियन को अपने फिंगर्स के अंदर, मीन्स अपने हाथ से कोई भारी वजन तो नहीं उठाना है, लेकिन उस म्यूजिशियन को अपने फिंगर्स के अंदर बिल्कुल फाइन मूवमेंट, बिल्कुल इस प्रकार का साफ सुथरा मूवमेंट करवाना है। तो इन उंगलियों के अंदर इस प्रकार के मूवमेंट करवाने के लिए हमारी अल्नर नर्व जिम्मेदार होती है, इसलिए अल्नर नर्व को म्यूजिशियंस नर्व का नाम दिया गया है कि म्यूजिशियन में बहुत ज्यादा काम करने वाली नर्व, इसलिए उसे हम म्यूजिशियन नर्व का नाम दिया है। और मजदूरों में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली नर्व को हम मीडियन नर्व, लेबरर्स नर्व के नाम से जानते हैं। तो ये 2 तथ्य आपको याद रखने हैं। अब
जो हमने बीमारियां पढ़ी ऑब्स पाल्सी एंड क्लमकीस पाल्सी, ये दोनों पार्शियल इंजरी से संबंधित थी। एक एडिशनल और डिसऑर्डर हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में समझें। ये होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब कार्पल टनल सिंड्रोम को समझने से पहले एक थोड़ा कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ हो तो उसे क्लियर कर लें। हमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा। ब्रेकियल प्लेक्सस में यहां 5 नर्व के मिलने से बनने वाले प्लेक्सस का जिक्र किया और फिर उससे निकलने वाली 4 नर्व के नाम के बारे में जिक्र किया। अब तक जो हम बीमारियां पढ़ चुके हैं वो ये पढ़े हैं कि अगर पांचों की पांचों नर्व कट गई तो क्या नुकसान होगा, तो सीधा आंसर होगा कि पूरा हाथ ही पैरालाइज हो जाएगा। दूसरा मैं कहूं कि अगर C5 और C6 टूट जाए और बाकी तीनों नहीं टूटे तब क्या नुकसान होगा, तब आपका आंसर होगा कि सर ऑब्स पाल्सी होगा। तीसरा मैं ये कहूं कि अगर C8 और T1 टूट जाए और बाकी तीनों ना टूटे तब क्या नुकसान होगा, तब आपका आंसर होगा कि क्लमकीज पाल्सी होगा। अब हम यहां पर जो डिस्कस ये करने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम न तो स्पाइनल कॉर्ड में है और प्रॉब्लम न तो इन पांचों के अंदर है। मीन्स स्पाइनल कॉर्ड भी ठीक है, ये पांचों नर्व भी ठीक है और इनसे बनने वाला प्लेक्सस भी ठीक है। तो फिर दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां आती है कि इनसे निकलने वाली जो नर्व है, ये नर्व आगे जाकर कहीं पर दब जाती है या कहीं पर डैमेज हो जाती है, तो उससे होने वाली बीमारियों का एग्जाम्पल है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये ध्यान दें, कार्पल टनल सिंड्रोम किसी स्पाइनल नर्व का या ब्रेकियल प्लेक्सस की बीमारी नहीं है, यह किसी एक व्यक्तिगत नर्व की बीमारी है। तो यहां हम पढ़ेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम कौन सी एक विशेष नर्व के दब जाने से होता है। तो आंसर होना चाहिए कि यह मीडियन नर्व के दब जाने से होने वाली बीमारी है। मीन्स जो 4 नर्व हमने पढ़ी थी, रेडियल, एक्सिलरी, मीडियन और अल्नर, 4 नर्व सभी को याद होंगी। तो यहां मीडियन नर्व जो होती है उसके दब जाने से होने वाली बीमारी को हम कार्पल टनल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अब मीडियम नर्व कहां दब जाती है, क्यों दब जाती है, उसके बारे में समझें। मीडियन नर्व जब यहां से निकलती है तो यहां आगे होते हुए यहां रिस्ट वाले पार्ट से आगे हाथ के अंदर जाती है। तो यहां रिस्ट वाले पार्ट पर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम नाम की संरचना होती है। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम नाम की संरचना है और उसके अंदर से हमारी मीडियन नर्व गुजर के आगे हमारे हाथ को, हमारे हैंड को नर्व सप्लाई देने का काम करता है। अब क्या होता है कि यह बीमारी कुछ विशेष व्यक्तियों में होती है और वो विशेष व्यक्ति होते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। अब जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उनके अंदर ये कार्पल टनल सिंड्रोम होने की संभावना है। ऐसा क्यों, वो समझे। अब कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं उनका पूरे दिन काम यही होता है कि दोनों हाथों को आप वो कीबोर्ड या फिर टेबल पर रखते हैं और कीबोर्ड के अंदर इस प्रकार टाइप करते रहते हैं। इसका मतलब उनका जो ये रिस्ट वाला पार्ट है वो वहां पर टेबल के ऊपर रह जाता है, टेबल के ऊपर दब जाता है और आगे इस प्रकार से वो टाइपिंग करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक हाथों को उसी स्थिति में रखकर अगले 6 घंटे 8 घंटे के लिए जब व्यक्ति रोजाना ऐसे काम करता है तो यहां पर यह होने वाला है कि यहां रिस्ट वाले पार्ट में जहां से मीडियन नर्व आगे गुजर रही थी वो मीडियन नर्व यहां पर दब जाती है। अब मीडियन नर्व दब जाएगी तो क्या होगा, तब व्यक्ति को आगे हैंड के अंदर झंझनाहट महसूस होगी, हाथ में दर्द महसूस होने लग जाएगा और इस प्रकार की प्रॉब्लम को हम कार्पल टनल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में 2-3 ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखनी है। पहली महत्वपूर्ण बात, कार्पल टनल सिंड्रोम कौन सी नर्व के दब जाने से होता है, तो आंसर होना चाहिए यह मीडियन नर्व के दब जाने से होता है। दूसरा सवाल, इस बीमारी में मीडियन नर्व कहां पर दब जाती है, तो वह रिस्ट वाले लेवल पर, यहां कलाई वाले लेवल पर वो नर्व जो है वो दब जाती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह बीमारी कौन से व्यक्तियों में अधिकतर या कॉमनली देखी जाती है, तो जो व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं उनके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी रिस्ट के ऊपर बार बार दबाव पड़ने से इस मीडियन नर्व के दब जाने की संभावना ज्यादा होती है। क्लियर। तो ये सवाल वैसे आरपीएससी
2010 में आ चुका है। वैसे आरपीएससी बहुत प्राचीन काल की बात है। तो यहाँ 2010 आरपीएससी में पूछा गया था कि जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कौन सी डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनके अंदर यह कार्पल टनल सिंड्रोम होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अब साथ ही साथ एक और जानकारी समझें, कार्पल टनल सिंड्रोम को पता करने के लिए हम फैलन टेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। अब फैलन टेस्ट क्या है वो भी जानकारी समझें। फैलन टेस्ट एक सिंपल प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम ये देखना चाहते हैं कि वास्तव में रिस्ट के ऊपर नर्व दब रही है या फिर किसी अन्य कारण से हाथ में दर्द हो रहा है। उसके लिए हम ये करते हैं कि उस व्यक्ति के दोनों हाथों को इस प्रकार आमने सामने रखवाते हैं। इस प्रकार आमने सामने रखवाने के बाद में उसके हाथों को ऐसे दबाने को बोलते हैं। मीन्स यहाँ ऐसे दबाव पड़ना चाहिए। हम दोनों हाथों को ऐसे रखकर उसे इस प्रकार कंप्रेस करने के लिए बोलते हैं। अगर हम एक सामान्य व्यक्ति हैं तो हमें ऐसे हाथों को कंप्रेस करने पर ज़्यादा कोई विशेष हाथ में दर्द या कोई झंझनाहट महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के यहाँ पर नर्व दबी हुई होगी और फिर अगर वो दोबारा ऐसे हाथ करके और दबाव क्रिएट करेगा तो उसके हाथ में बहुत तेज दर्द और झंझनाहट महसूस होगी, जिसके आधार पर हम ये निर्णय ले सकते हैं कि व्यक्ति के मीडियन नर्व दबी हुई है या नहीं है। इस प्रकार की फिजिकल एग्जामिनेशन या जांच करने की प्रक्रिया को हम फैलन टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये था फैलन टेस्ट के बारे में जानकारी। कार्पल टनल सिंड्रोम की भी 2-3 महत्वपूर्ण जानकारियां पता रखें। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे प्रकार के प्लेक्सस के बारे में, और हमारा तीसरा प्लेक्सस होता है लंबर प्लेक्सस। हम अब तक 2 प्लेक्सस पढ़ चुके हैं, पहला सर्वाइकल प्लेक्सस और दूसरा ब्रेकियल प्लेक्सस। हमारा तीसरा प्लेक्सस होता है लंबर प्लेक्सस। अब लंबर प्लेक्सस में भी हम वही 5-7 पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी नर्व होती हैं, कहाँ बनता है कहाँ नहीं, इस प्रकार की जानकारी पढ़ेंगे। सबसे पहली जानकारी ये है कि लंबर प्लेक्सस जो होता है वह भी 4 नर्व के मिलने से बनता है, और वह 4 नर्व होने वाली हैं L1 से लेकर L4 तक की नर्व। वैसे टोटली लंबर होती कितनी है? तो टोटली लंबर होती तो 5 है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो C8, T12, L5, S5, कॉक्सीजियल 1। तो यहां टोटल लंबर होती तो 5 हैं, लेकिन उनमें से शुरुआती 4 जो L1 से लेकर L4 तक की नर्व हैं, ये चारों नर्व आपस में मिलकर लंबर प्लेक्सस का निर्माण करती हैं। अब बात करें कि ये प्लेक्सस बनता कहां है, तो ये प्लेक्सस जो होता है वह फ्लैंक रीजन के अंदर बनने वाला है। फ्लैंक रीजन में मतलब कहां पर? यह सोअस मेजर मसल के नजदीक में इस प्लेक्सस का निर्माण होता है। एक कॉमन सेंस वाली बात तो याद रखें कि जैसे जैसे हम आगे अलग अलग प्लेक्सस में बढ़ेंगे, उनकी लोकेशन शरीर में धीरे धीरे नीचे जाने लगेगी। नीचे क्यों जाने लगेगी? क्योंकि शुरुआत में सर्वाइकल जुड़ी थी, तो सर्वाइकल तो यहां गर्दन में होती है, इसलिए वो प्लेक्सस भी गर्दन में बना था। दूसरा प्लेक्सस थोड़ा नीचे यहां एक्सिलरी में बना था। तीसरा प्लेक्सस और नीचे थोड़ा दूर जाकर बनते हुए यहां फ्लैंक रीजन के अंदर इस तरफ साइड वाले रीजन में यह लंबर प्लेक्सस का निर्माण होने वाला है। तो इसलिए लंबर प्लेक्सस जो होता है वह फ्लैंक रीजन में बनता है, और फ्लैंक रीजन में कौन सी मसल के नजदीक बनता है? यह सोअस मेजर नाम की मसल के नजदीक इस यहां पर साइड में लंबर प्लेक्सस का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि लंबर प्लेक्सस जो बनता है उससे कौन सी नर्व निकलती है। तो लंबर प्लेक्सस से विशेष तौर पर एक नर्व ओरिजिनेट होती है, और उस नर्व का नाम होता है फीमोरल नर्व। सभी ने फीमोरल नर्व का नाम सुना होगा। अगर फीमोरल नर्व ओरिजिनेट होती है तो ये फीमोरल नर्व सप्लाई कहां देगी? तो यह फीमोरल नर्व जो होती है यह लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर नर्व सप्लाई प्रोवाइड करवाने वाली है। और अगर इस फीमोरल नर्व के अंदर या फिर लंबर प्लेक्सस के अंदर कोई डैमेज हो गया तो क्या नुकसान होगा? तो सीधा आंसर होगा इसमें डैमेज हो जाने पर लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर हमें वीकनेस महसूस होने वाली है, लोअर एक्सट्रीमिटी में हमें कमजोरी महसूस होने वाली है। क्लियर? हमने फीमोरल नर्व के डैमेज हो जाने पर पूरे लोअर एक्सट्रीमिटी के
पैरालाइज हो जाने की बात इसलिए नहीं कही क्योंकि पूरे लोअर एक्सट्रीमिटी में नर्व सप्लाई देने के लिए अकेली फीमोरल नर्व जिम्मेदार नहीं होती है, उसके पीछे सिएटिक नर्व का भी योगदान होता है। तो अकेली अगर ये फीमोरल नर्व टूट जाएगी और सिएटिक नर्व अगर सुरक्षित होगी तो कुछ फंक्शंस पैर में हो पाएंगे और कुछ फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, इसलिए पैर में कमजोरी महसूस होगी, पैर में पैरालिसिस महसूस नहीं होने वाला है। तो यहां लंबर प्लेक्सस के संदर्भ में आपको ये सारी जानकारी पता रखनी है। पहला पॉइंट 4 नर्व के मिलने से बनता है, L1 से लेकर L4 तक 4 नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। यह फ्लैंक रीजन में यहां साइड के अंदर सोअस मेजर मसल के नजदीक ये बनता है। इसके बनने से फीमोरल नर्व आगे निकलती है, फीमोरल नर्व आगे जाकर लोअर एक्सट्रीमिटी को सप्लाई देता है और अगर इस प्लेक्सस में कोई डैमेज होता है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर हमें वीकनेस देखने को मिलेगी, कमजोरी देखने को मिलने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्लेक्सस है चौथा प्लेक्सस, जिसे हम सैक्रल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। अब सैक्रल प्लेक्सस के बारे में भी वैसे ही 5-7 तथ्य हम पढ़ेंगे जैसे हम बाकी सभी प्लेक्ससेस में पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इस प्लेक्सस में कितनी नर्व के मिलने से यह ग्रुप बनता है, तो आंसर होगा कि यह ग्रुप भी 4 नर्व के मिलने से बनता है। और वह 4 नर्व कौन कौन सी हैं, तो यह L5 से लेकर S3 तक की नर्व होने वाली हैं। अब L5 से S3 4 कौन कौन सी हुई वो देखें। पहली L5, दूसरी S1, तीसरी S2 और चौथी S3। तो L5, S1, S2 और S3 इन 4 नर्व के मिलने से सैक्रल प्लेक्सस का निर्माण होता है। अब बात करेंगे कि यह सैक्रल प्लेक्सस बनता कहां पर है, तो यह सैक्रल प्लेक्सस जो होता है वह इंग्वाइनल रीजन में बनने वाला है। कहां पर बनेगा? यह प्लेक्सस जो है यह इंग्वाइनल रीजन में बनने वाला है। इंग्वाइनल रीजन में भी कौन सी मसल के नजदीक? यह पायरिफॉर्मिस मसल के नजदीक बनने वाला है। तो यहां हमने लिखा कि हमारा सैक्रल प्लेक्सस जो है यह इंग्वाइनल रीजन में बनता है और इंग्वाइनल रीजन में भी पायरिफॉर्मिस नाम की मसल के नजदीक इस प्रकार का प्लेक्सस का निर्माण होता है। अब चौथा पॉइंट हम पढ़ते हैं कि इससे ओरिजिनेट होने वाली नर्व कौन सी होंगी। मींस अगर ये 4 नर्व मिलकर प्लेक्सस बनाती हैं तो इनसे आगे कौन सी नर्व निकलेगी, तो ओरिजिनेट होने वाली नर्व 2 होती हैं। 2 में से पहली नर्व तो होती है पुडेंडल नर्व, पहली तो होने वाली है पुडेंडल नर्व और दूसरी होती है सिएटिक नर्व। तो यहां हमने 2 नर्व के नाम लिखे कि अगर सैक्रल प्लेक्सस जो कि इन 4 नर्व के मिलने से बना है, इससे ओरिजिनेट होने वाली 2 नर्व होती हैं। एक होती है पुडेंडल नर्व और दूसरी होती है सिएटिक नर्व। पुडेंडल नर्व जो होती है यह एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करवाने वाली है। तो यहां इसका सप्लाइंग एरिया पता रखें कि हमारी पुडेंडल नर्व जो है यह तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स पे नर्व सप्लाई देती है और दूसरी जो सिएटिक नर्व है यह हमारे शरीर में लोअर एक्सट्रीमिटीज को नर्व सप्लाई देने वाली है। तो ये हो गया कि सिएटिक नर्व जो है वो तो यहाँ पोस्टीरियर साइड से होते हुए लोअर एक्सट्रीमिटी में जाता है और हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी को नर्व सप्लाई देती है, और दूसरी पुडेंडल नर्व जो होती है वह एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स पे नर्व सप्लाई देने का काम करता है। अब बात करेंगे 5वें पॉइंट के बारे में कि अगर सैक्रल प्लेक्सस में कोई डैमेज हो जाए तो क्या नुकसान होने वाला है, क्या परेशानियां होंगी। तो सीधा आंसर होना चाहिए कि अगर हमारे सैक्रल प्लेक्सस में डैमेज हो जाए तो हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की नर्व सप्लाई प्रभावित होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और साथ ही साथ लोअर एक्सट्रीमिटी के भी फंक्शनल मींस मूवमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे, क्योंकि सैक्रल प्लेक्सस के अंदर डैमेज हो जाने से पुडेंडल नर्व भी डिस्टर्ब होगी और सिएटिक नर्व भी डिस्टर्ब होगी। तो ऐसी स्थिति में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की सप्लाई भी प्रभावित होगी और साथ ही साथ लोअर एक्सट्रीमिटी का मूवमेंट भी प्रभावित होने वाला है। तो ये हो गया हमारे सैक्रल प्लेक्सस के संबंधित जानकारी। अब हम बात करते हैं 5वें और आखिरी प्लेक्सस के बारे में। हमारा 5वां और आखिरी प्लेक्सस होता है दैट इज द कॉक्सीजियल प्लेक्सस। अब बात करते हैं कॉक्सीजियल प्लेक्सस के बारे में।
कॉक्सीजियल प्लेक्सस बहुत ही सिंपल प्लेक्सस है, इसके बारे में 3-4 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। पहली जानकारी तो यह है कि यह प्लेक्सस जो होता है वह 3 नर्व के मिलने से बनता है। अब ये 3 नर्व कौन सी हैं वो समझें, S4, S5 और कॉक्सीजियल 1। 3 नर्व जो मिलती हैं कॉक्सीजियल प्लेक्सस बनाने के लिए, वो 3 नर्व होती हैं, एक तो S4, दूसरी S5 और तीसरी होती है कॉक्सीजियल 1। अब आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं कि ये प्लेक्सस बनता कहाँ है। तो ये प्लेक्सस जो होता है यह पेल्विक कैविटी के अंदर बनने वाला है। मेन सिंपल सी बात है, कॉक्सिक्स यहाँ बहुत लोअर हिस्से में होगा, वहां से जो नर्व निकलेंगी वो पेल्विक कैविटी के अंदर जाकर गुच्छा बनाने वाली हैं। मीन्स इसकी लोकेशन जो होती है वह पेल्विक कैविटी के अंदर होती है और इससे एक नर्व ओरिजिनेट होती है और उस नर्व का नाम होता है एनोकॉक्सीजियल नर्व। मीन्स इससे ओरिजिनेट होने वाली नर्व का नाम होता है एनोकॉक्सीजियल नर्व। और ये एनोकॉक्सीजियल नर्व जो है यह एनाल कैनाल और वहां पर लोकलाइज जो एरिया है पेल्विक रीजन में, उन्हें नर्व सप्लाई देने का काम करता है। तो पता रखें कि कॉक्सीजियल प्लेक्सस से निकलने वाली नर्व को हम एनोकॉक्सीजियल नर्व बोलते हैं और यह एनोकॉक्सीजियल नर्व जो है यह एनाल कैनाल और उससे नजदीक पेल्विक रीजन में पाए जाने वाले ऑर्गन को नर्व सप्लाई देने वाला है। अगर इस प्लेक्सस में कोई डैमेज होता है तो ऐसी स्थिति में एनाल कैनाल और पेल्विक रीजन में पाए जाने वाले ऑर्गन्स की नर्व सप्लाई प्रभावित होने वाली है, वहां पर सेंसेशन या मूवमेंट दोनों ही प्रभावित होने वाले हैं। तो ये था हमारे कॉक्सीजियल प्लेक्सस के बारे में। इसके साथ ही हमने सभी प्रकार के 5 प्लेक्ससेस के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ी। 5 प्लेक्सस कौन कौन से थे? पहला था सर्वाइकल प्लेक्सस, दूसरा ब्रेकियल प्लेक्सस, तीसरा लंबर प्लेक्सस, चौथा सैक्रल प्लेक्सस और 5वां कॉक्सीजियल प्लेक्सस। इन सभी के अगर मैं दोबारा ओवरव्यू की बात करूं तो ये भी ध्यान दें कि यहां पर एक सुपरफिशियल वापस से रिवीजन भी बोल सकते हैं या एक ओवरव्यू भी बोल सकते हैं। तो जितना आपको याद रहा हो उसके आधार पर रिकॉल करते रहें। सर्वाइकल प्लेक्सस जो था वो 4 नर्व के मिलने से बना था, ब्रेकियल प्लेक्सस 5 नर्व के मिलने से बना था, लंबर प्लेक्सस 4 नर्व, सैक्रल प्लेक्सस 4 नर्व और कॉक्सीजियल प्लेक्सस 3 नर्व के मिलने से बना था। और डिटेल में जाएं तो सर्वाइकल प्लेक्सस में पाई जाने वाली नर्व थी C1 से लेकर C4 तक, ब्रेकियल प्लेक्सस में पाई जाने वाली नर्व थी C5 से लेकर T1 तक, लंबर प्लेक्सस में पाई जाने वाली नर्व थी L1 से लेकर L4 तक, सैक्रल प्लेक्सस में पाई जाने वाली नर्व थी L5 से लेकर S3 तक और कॉक्सीजियल प्लेक्सस में पाई जाने वाली नर्व थी सैक्रल 4 से लेकर कॉक्सीजियल 1 तक। तो ये इन 5 प्लेक्सस के बारे में आप कंपैरिजन पता रखें। अब और डिटेल में जाएं तो ये भी आपको याद होगा कि ये 5 प्लेक्सस कहां कहां बने थे, उनकी लोकेशंस क्या थी। तो लोकेशन की बात करें तो सर्वाइकल प्लेक्सस तो बना था नेक रीजन में, ब्रेकियल प्लेक्सस बना था एक्सिला के अंदर, लंबर प्लेक्सस बना था फ्लैंक रीजन के अंदर, सैक्रल प्लेक्सस बना था इंग्वाइनल रीजन के अंदर और कॉक्सीजियल प्लेक्सस बना था पेल्विक कैविटी के अंदर। तो यहां पर भी आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि यह 5 प्लेक्सस जो थे इनकी लोकेशंस क्या रही थी, ये कहां कहां पर बने थे। और अब आखिरी पॉइंट हम ये भी याद रख सकते हैं कि इन सभी प्लेक्ससेस के द्वारा निकलने वाली नर्व कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले याद करें सर्वाइकल प्लेक्सस से कौन सी नर्व निकली थी, तो इससे हमारी फ्रेनिक नर्व निकली थी। दूसरा, ब्रेकियल प्लेक्सस से कौन सी नर्व निकली थी, तो इससे हमारी 4 नर्व निकली थी, रेडियल, एक्सिलरी, मीडियन और अल्नर। इन चारों में से मजदूरों वाली नर्व किसे कहा था, तो वो मीडियन नर्व को कहा था। और इन चारों में से हमने म्यूजिशियंस वाली नर्व किसे कहा था, तो वो हमने अल्नर नर्व को कहा था, जिसे हम म्यूजिशियंस नर्व के नाम से जानते हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, लंबर प्लेक्सस से निकलने वाली नर्व का नाम था दैट इज फीमोरल नर्व। इसके बाद में सैक्रल प्लेक्सस से 2 नर्व निकलती हैं,
एक तो पुडेंडल नर्व और दूसरी सियाटिक नर्व, दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। और आखिरी जो कॉक्सीजियल प्लेक्सस है, इससे एकमात्र नर्व निकली थी जिसे हम एनोकॉक्सीजियल नर्व के नाम से जानते हैं। तो ये हमने पांचों प्लेक्ससेस के बारे में डिटेल में अलग अलग पढ़ा था। यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाकर इनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में थे उनको भी वापस से डिस्क्राइब किया है कि ये पांचों प्लेक्ससेस के संदर्भ में ये सभी जानकारियां हमें पता रखनी है। अब इन सब के बाद में एक और आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट कि कुछ नर्व के व्यक्तिगत तौर पर डैमेज होने से कुछ विशेष सिंड्रोम या कुछ विशेष परेशानियां देखने मिलती हैं। उन एबनॉर्मलिटीज के बारे में भी आप एक प्रॉपर वे में ध्यान रखें। और वो एबनॉर्मलिटीज होती हैं, पहला तो होता है रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप, कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है कि रिस्ट ड्रॉप नाम की जो प्रॉब्लम होती है वह कौन सी नर्व में डैमेज होने की वजह से होती है। तो हम नर्व का नाम पढ़ते हैं। रिस्ट ड्रॉप जो होता है वह रेडियल नर्व के डैमेज होने की वजह से होता है। अब रिस्ट ड्रॉप में हमने नर्व का नाम तो समझ लिया, लेकिन रिस्ट ड्रॉप होता क्या है वो समझें। रिस्ट ड्रॉप का मतलब होता है किसी व्यक्ति में रिस्ट के आगे हाथ का ऐसे नीचे की तरफ झुक जाना, उसका प्रॉपर इस प्रकार मूवमेंट नहीं करवा पाना, हाथ ऐसे आगे लटका हुआ दिखाई देना, उसे हम रिस्ट ड्रॉप के नाम से जानते हैं। और ऐसा तब देखने को मिलता है जब किसी व्यक्ति में रेडियल नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो उसका हाथ हमेशा के लिए इस प्रकार लटका हुआ रहता है, और इस बीमारी को या इस घटना को हम रिस्ट ड्रॉप के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं एक अन्य बीमारी के बारे में, और अन्य बीमारी होती है फुट ड्रॉप। अब फुट ड्रॉप का मतलब समझें, हमारा पैर के अंदर जैसे रिस्ट में मूवमेंट है वैसे ही हम एंकल जॉइंट की बात करने वाले हैं। एंकल जॉइंट में भी हम हमारे पैर को इस प्रकार आगे पीछे मूवमेंट करवा पाते हैं, लेकिन कई बार क्रॉनिक बेड रिडन पेशेंट्स जो होते हैं या जिनके अंदर कोई नर्व से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनके अंदर ये होता है कि वो लगातार लेटे रहने की वजह से पैर को ऐसा सीधा न रख पाते हुए पैर आगे की तरफ ऐसे लटक जाता है, जो हम यहाँ पर एंकल जॉइंट और पैर के तलवे की बात कर रहे हैं। हमारे अंदर देखें तो हम लेटे रहने की स्थिति में पैर को ऐसे सीधा भी रख सकते हैं और थोड़ा ऐसे मूवमेंट भी करवा सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर नर्व से संबंधित बीमारी होती है या नर्व इंजरी होती है, उसमें पैर जो है ऐसे सीधा न रहकर ऐसे आगे झुक जाता है, आगे लटक जाता है, उसे हम फुट ड्रॉप के नाम से जानते हैं। और फुट ड्रॉप जो होता है वह टीबियल नर्व के डैमेज होने की वजह से होने वाला है। टीबियल नर्व जो कि ब्रांच होती है हमारी फीमोरल नर्व की, तो यह टीबियल नर्व में इंजरी की वजह से हमें फुट ड्रॉप देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला पॉइंट पढ़ते हैं, एक होता है सैटरडे नाइट पाल्सी। अब सैटरडे नाइट पाल्सी का मतलब समझें। सैटरडे नाइट पाल्सी नाम से ही क्लियर है, पाल्सी का मतलब तो पैरालिसिस होता है, और सैटरडे नाइट मतलब शनिवार की रात वाली पैरालिसिस। इसका तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत सैटरडे नाइट पाल्सी में व्यक्ति के अंदर सेम वही लक्षण दिखाई देते हैं जिसके अंदर फोर आर्म वाले हिस्से में कमजोरी महसूस होती है और हाथ ऐसे आगे की तरफ लटक जाता है। इसी को हमने सैटरडे नाइट पाल्सी कहा है। सैटरडे नाइट पाल्सी क्यों होती है? सैटरडे नाइट पाल्सी भी रेडियल नर्व में डैमेज होने की वजह से ही होती है। अब रेडियल नर्व की इंजरी को सैटरडे नाइट पाल्सी क्यों कहा, ऐसा विशेष नाम क्यों रखा गया, उसके बारे में समझें। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी सैटरडे नाइट के बारे में तो विशेष जानकारी समझते ही होंगे। मान लेते हैं कि वीकेंड का समय है, सैटरडे नाइट को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, पार्टी वार्टी करने गए हैं, बराबर से मित्रों के साथ में 2-4 पैग लगा लिए हैं, और पैग लगा लेने के बाद पता ही नहीं है कि सैटरडे की रात को कहाँ पड़े हुए हैं। हो सकता सड़क पे ही पड़े हों, हो सकता नाली में ही पड़े हों, और पूरी रात उस अल्कोहल के नशे में वह एक ही पोस्चर में पड़ा रह जाता है। मीन्स एक ही पोस्चर में पड़ा है जिससे हाथ जो है वह नीचे की तरफ दबा रह गया है। अब क्या होता है कि पूरी रात हाथ एक ही पोस्चर में नीचे दबा रह जाने की वजह से उसकी रेडियल नर्व में इंजरी देखने को मिलती है, और उस रेडियल नर्व में इंजरी हो जाने से उसके हाथ में कमजोरी और इस प्रकार पैरालिसिस देखने को मिलता है।
और इस पैरालिसिस के होने की वजह क्या थी? वह सैटरडे की नाइट थी, इसलिए इस पालसी को सैटरडे नाइट पालसी का नाम दिया गया है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एक और अन्य पॉइंट होता है, दैट इज हनीमून पालसी। अब यहां पर हनीमून पालसी के बारे में ध्यान दें। हनीमून पालसी क्या होता है? हनीमून पालसी जो होता है यह भी होने वाला है रेडियल नर्व में इंजरी की वजह से। मीन्स यह भी रेडियल नर्व से संबंधित बीमारी है। अब इसमें क्या होता है वो समझें। इसके अंतर्गत भी रेडियल नर्व ही डैमेज होती है, और रेडियल नर्व के अंदर डैमेज हो जाने से इस व्यक्ति में अभी फोर आर्म के अंदर कमजोरी और रिस्ट के अंदर इस प्रकार का वीकनेस देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी जाग रही होगी कि सैटरडे नाइट पालसी तो सैटरडे की रात को किए गए कृत्यों की वजह से हुई थी, तो यहां हनीमून पालसी किस वजह से हुआ है, या इस दौरान ऐसी क्या घटना हुई होगी जिससे उसकी रेडियल नर्व डैमेज हो गई है? तो उसके लिए यहां पर इस बात पर ध्यान दें कि हनीमून पालसी जो होता है उसमें रेडियल नर्व इसलिए डैमेज होती है कि आप जो है अपनी प्रियतमा के साथ में हनीमून मनाने गए हैं, और हनीमून मनाने गए हैं, वहां पर बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, और आपने इस प्रकार हाथ को साइड में रखकर अपनी प्रियतमा को सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे हनीमून पालसी के बारे में। तो ये हनीमून पालसी जो होता है वह रेडियल नर्व में डैमेज की वजह से है। अगर आवाज़ क्लियर नहीं आई हो तो वापस से सुन लें कि हनीमून पालसी जो है वो रेडियल नर्व में डैमेज की वजह से होता है। होने वाला ये है कि हनीमून के दिन आप अपनी प्रियतमा के साथ में अपने बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, और प्रियतमा जो है आपके हाथ पर लेटे हुए हैं। तो अगर बातें करते हुए 5-6 घंटे का समय बीत जाए और लगातार अगर आपकी रेडियल नर्व यहां पर कंप्रेस रह जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारी रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है, और रेडियल नर्व के डैमेज होने की वजह से जो हाथ में कमजोरी या वीकनेस महसूस होती है उसी को हम हनीमून पालसी के नाम से जानते हैं। तो यह स्पाइनल नर्व से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, उनके बारे में याद रखें। इनको समझना और याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनसे संबंधित सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि रिस्ट ड्रॉप कौन सी नर्व में डैमेज की वजह से है, फुट ड्रॉप कौन सी नर्व में डैमेज की वजह से है, सैटरडे नाइट पालसी कौन सी नर्व में डैमेज की वजह से है, या हनीमून पालसी कौन सी नर्व में डैमेज की वजह से है। तो पता रखना है कि इन सभी के लिए अलग अलग नर्व में होने वाली इंजरीज जिम्मेदार हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखें। तो इसी के साथ ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी पूरी हो चुकी है। हमने स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी के अंदर पहले एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कही, देन स्पाइनल नर्व और उनसे बनने वाले प्लेक्ससेस और उनके द्वारा सप्लाई होने वाले एरिया के बारे में बात कही। तो यहां तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड पूरा हो गया। स्पाइनल कॉर्ड पूरा हो गया मतलब हमने नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा पढ़ लिया है। कैसे, वो वापस से सुन लें। नर्वस सिस्टम जो होता है उसे हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि क्लासिफिकेशन स्टार्ट में बताया था। याद नहीं है तो आप जो भी लिखा हुआ हो आपने उसमें देख लें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टुकड़ों में डिवाइड किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो महत्वपूर्ण ऑर्गन थे, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड।
तो हमने इन दोनों ऑर्गन के बारे में डिटेल्ड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी। तो इसके साथ ही हमारा सीएनएस वाला हिस्सा पूरा हो चुका है। अब हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला हिस्सा बचता है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो अब तक जितना पढ़ाया है उतना याद रखें। क्लियर? धन्यवाद।